हाँ, इसमें पहला जो प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों को निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन करें। यही ना प्रश्न था? सबको प्रश्न याद है ना? हाँ हाँ। जब आप लोग बैठिए तो अपनी फाइल को लेकर बैठिए, कॉपी किताब और फाइल। फाइल, वो फाइल जो टेस्ट देकर रखते हैं। फाइल बना रहे हैं ना सब लोग? हाँ, फाइल बनाए हुए हो ना? हाँ, उस फाइल में डेट वाइज पेरेंट्स का सिग्नेचर किया हुआ पेज आप लोगों के पास रहता है, उसको सुरक्षित रखिए। हर डेट का जो, अगर एक एक सप्ताह में 3 पेपर होता है, फिर दूसरे सप्ताह में 2 पेपर होता है, उसको वैसे ही बंच बना के रखा कीजिए आप लोग। नहीं बनाए होंगे तो डेट वाइज उसको बंच बना लें, स्टेपल से स्टेपल कर करके रखिए उसको। आ रही बात समझ में? हाँ। पहला प्रश्न था, निम्नलिखित वाक्यों को निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तित करें। पहला प्रश्न था, मिश्र वाक्य में बदलना था उसको। अंगीठी सुलगाई पूर्ण विराम, उस पर चायदानी रखी। ये पहला प्रश्न था, यही प्रश्न था ना? हाँ, हेलो, प्रश्न यही था या कुछ? सेम प्रश्न यही था, अंगीठी सुलगाई उस पर चायदानी रखी। कोई आंसर मुझे बताओ तो इसका क्या आंसर होगा, सही आंसर मिश्र वाक्य में? बताओ, जल्दी बताओ। मिश्र वाक्य मिलाना है। मिश्र वाक्य के लिए मैंने क्या क्या बताया था? जैसे ही, वैसे ही, ज्यों ही, त्यों ही, जब, तब। हाँ, तो आप लोग क्या ऊट पटांग बनाए हैं? मैं अभी 10I की कॉपियां चेक कर रही हूँ, 15 से 18 बच्चों की कॉपी चेक की हूँ। ये प्रश्न सभी बच्चे गलत लिखे हैं इसका आंसर। अब तक एक भी सही आंसर मुझे नहीं मिला। इसको मिश्र वाक्य में बनाना है। मिश्र के लिए मैंने बताया था, जैसे ही, वैसे ही, जब, तब, चूंकि, इसलिए, हाँ, ज्यों ही, त्यों ही। इसका सिंपल बनेगा, अंगीठी सुलगाई पूर्ण विराम उस पर चायदानी रखी। मिश्र वाक्य में बदलना है, जैसे ही अंगीठी सुलगाई वैसे ही उस पर चायदानी रखी, ये बनेगा। या ज्यों ही अंगीठी सुलगाई त्यों ही उस पर चायदानी रखी, या जब अंगीठी सुलगाई तब उस पर चायदानी रखी। ये तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है ना? वाक्य परिवर्तन, उसमें भी मिश्र वाक्य तुम लोगों को आज तक समझ में नहीं आया। और सभी बच्चों का चिटिंग होने लगता है जब एक दूसरे से तुम लोग लिखने लगते हो, पूछने लगते हो, सेम आंसर फ्लोट करता है। ये तुम लोगों के लिए ऑनलाइन टेस्ट बहुत आसान हो गया है। तुरंत एक दूसरे को आंसर लिखकर भेज देते हो। क्या तुम लोगों को लगता है कि टीचर्स तुम लोगों को मार्क्स दे देंगे गलत आंसर पे? इस पर मैंने कोई मार्क्स नहीं दिया, 1 नंबर का क्वेश्चन आपको 0 दिया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, वह अपराधी है पूर्ण विराम उसे सजा हुई। सरल वाक्य इसका बनाना है, अपराधी होने के कारण उसे सजा हुई। इसका सरल वाक्य बनेगा, अपराधी होने के कारण उसे सजा हुई। आप लोग बनाए हैं, वह उसे, वह अपराधी है, उस अपराधी को सजा हुई। आप लोग ये बनाए हैं, अधिकतर बच्चे इसी को बनाए हैं, उस अपराधी को सजा हुई। मैंने इस पर मार्क्स दे दिया है चूंकि ये सरल वाक्य बन गया है। लेकिन सही, इसका आंसर सही वाक्य बनेगा, अपराधी होने के कारण उसे सजा हुई। लेकिन आप लोग ये भी लिखे हैं, उस अपराधी को सजा हुई। मैंने इस पर मार्क्स दे दिया है क्योंकि ये सरल वाक्य है। बात समझ में आ रही है सबको? हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। तो आप लोगों का इसमें 1 नंबर सबका कट चुका है क्योंकि मिश्र वाक्य जो है अब तक मुझे सही किसी का नहीं मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, समस्त पद बनाकर समास का नाम लिखें। अब इसमें जन का आंदोलन, इसका सही आंसर होगा जनांदोलन। जनांदोलन कैसे लिखना है? ज न आकार अनुस्वार, जनान दोलन, द का दो ल न। लेकिन कुछ बच्चे ऐसा भी लिखते हैं जन आंदोलन। तो जन आंदोलन, अगर जन शब्द और आंदोलन शब्द को एक साथ लिखे हैं तो भी ठीक है, लेकिन इसका जन आंदोलन जो है वो राइट आंसर होगा।
और ये संबंध तत्पुरुष समास है। अभी कुछ बच्चों का मैं देख रही हूं लगातार कर्म तत्पुरुष लिखे हैं, कर्म तत्पुरुष। कर्म का कारक चिन्ह को होता है, का नहीं होता है। का, के, की संबंध का होता है। ये कितनी बार मैं समास समझा चुकी हूं, बता चुकी हूं, लेकिन तुम लोग को पल्ले नहीं पड़ रहा है। कर्म कारक का चिन्ह होता है को। एक बच्चे ने लिखा को कर्म कारक, जन का आंदोलन को कर्म कारक लिखा है, कर्म तत्पुरुष समास, और वो 4-5 बच्चे को मैसेज हुआ है, और वो चारों पांचों बच्चे अभी तक मैंने देखा है कि वो सबका कर्म लिखा हुआ है ना। लेकिन अधिकतर बच्चे लिखे हैं ये संबंध तत्पुरुष, उनको मार्क्स मिला है। यानी संबंध तत्पुरुष जो है इज द राइट आंसर, कर्म नहीं है। दूसरा है रात ही रात में। मैंने बताया था कि अव्ययी भाव ये समास होगा रातों रात, यानी एक शब्द की जब एक से अधिक बार पुनरावृत्ति होती है तो वो अव्ययी भाव समास होता है। रात ही रात में इसका समस्त पद बनेगा रातों रात, और ये समास होगा अव्ययी भाव। बात समझ में आ रही है सबको? नेक्स्ट है जल विभाग पटना नगर निगम के सचिव की ओर से। कल मैंने आप लोगों को भेज दिया था ना फॉर्मेट, इसी फॉर्मेट को आपको फॉलो करना है। जल विभाग पटना नगर निगम के सचिव की ओर से, नगर निगम सचिव यानी सेक्रेटरी की ओर से एक सूचना लिखिए जिसमें खगौल नगर के निवासियों को दिनांक 25 नवंबर को सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक पानी की कटौती के विषय में सूचित किया गया हो। ये बेशक मैंने अभी 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन दिया था, लेकिन आपके एग्जाम्स में ये क्वेश्चन 5 मार्क्स के होते हैं, यानी ये 5 नंबर का प्रश्न रहेगा। सबसे पहले ध्यान से सुनिए, इसको आपको सबसे ऊपर क्या लिखना होता है, मैंने जो फॉर्मेट भेजा है उस फॉर्मेट को आप लोग निकाल के देखिए, कॉपी में फॉर्मेट को नोट कर लिया कीजिए, मोबाइल में नहीं छोड़ा कीजिए। सूचना लेखन का प्रारूप जो है उसमें सबसे पहले संस्था ऑब्लिक संगठन का नाम। तो यहां पर क्या होगा, पहले तो सबसे पहले चलिए कॉपी में एक बॉक्स बनाइए, इमीडिएट जो मैं जैसे जैसे कह रहे हैं वैसे बनाइए आप लोग। सबसे पहले एक बॉक्स बनाइए कॉपी में, उसके बाद जो मैं कह रही हूं उसको लिखिए। बना रहे हो सब लोग? हाँ, एक कॉपी में एकदम पूरे पेज में एक फॉर्मेट बनाइए, स्क्वायर बॉक्स बनाइए, और उसके बाद एकदम बीचों बीच में लिखिए। जैसे आपको मैंने जो नोटिस भेजा है, ये भेजना फॉर्मेट मैंने भेजा है, उसमें देखिए एकदम बीचों बीच लिखा हुआ है संस्था या संगठन का नाम। तो आपका ये संगठन कौन से संगठन से आपको रुक गया है लिखने के लिए? क्या नाम है संगठन का? क्या नाम होगा सबसे ऊपर में बीचों बीच? बिल्कुल नहीं, पटना नगर निगम आपके संगठन का नाम है, जहां से आपको ये किस संगठन के सचिव की ओर से गया है? पटना नगर निगम। ऊपर में लिखिए एकदम बीचों बीच, बॉक्स में सबसे ऊपर टॉप में लिखिए बीचों बीच पटना नगर निगम। लिखे सब लोग? हाँ, ये आपका हो गया संस्था या संगठन का नाम। ठीक उसके नीचे आप लोग देखिए फॉर्मेट जो दिया है उसमें नेक्स्ट शब्द क्या दिया हुआ है? सूचना। सिर्फ सूचना, सिर्फ सूचना, स में बड़ा को मात्रा सूचना, सूचना। ठीक है, फिर उसके नीचे देखिए क्या दिया हुआ है प्रारूप में? विषय या शीर्षक। तो आपको विषय और शीर्षक शब्द नहीं लिखना है, सूचना शब्द के ठीक नीचे लिखना है क्या है? विषय क्या है? क्वेश्चन पेपर में क्या विषय दिया हुआ है? विषय क्या है सूचना लेखन का? बोलिए क्या होगा, विषय क्या होगा? हाँ, किसी को समझ में नहीं आ रहा है? पानी की कटौती हेतु, यही मुख्य सूचना है। सूचना के जस्ट नीचे लिखना है पानी की कटौती हेतु, यानी ये जो आप सूचना लिख रहे हैं किससे संबंधित लिख रहे हैं सूचना? पानी की कटौती हेतु। ये शीर्षक हो गया, सूचना हो गया, विषय हो गया आपका। यानी जो आप नोटिस भेज रहे हैं, जो सूचना भेज रहे हैं, वो किससे संबंधित है?
तो पानी की कटौती हेतु। लिख लिए? हाँ हाँ, सबका हो गया ना लिखना। इसके बाद ठीक उसके लेफ्ट साइड में जहां दिनांक दिया हुआ है, दिख रहा है सबको? दिख रहा है ना दिनांक? दिनांक शब्द जैसे लिखा हुआ है वैसे लिखिए, दिनांक डॉट देकर आज का डेट लिखिए 24 नवंबर अल्प विराम 2020 2020। दिनांक डॉट दो डैश डॉट देकर ठीक उसके बगल में 24 नवंबर 2020। लिख लिए सब लोग? हाँ। अब ठीक दिनांक के नीचे से ही आपको ये लिखना है, सूचना आप जो दे रहे हैं उसको लिखिए ठीक दिनांक के नीचे से। खगोल के सभी निवासियों को, खगोल के सभी निवासियों को ये आप जो सूचना भेज रहे हैं, कितना कम शब्दों में सूचना किस तरह से लिखी जाती है टू द पॉइंट, वो मैं आप लोगों को लिखवा दे रही हूं ताकि समझ में आए जो कैसे लिखना है। खगोल के सभी निवासियों को पटना नगर निगम की ओर से, खगोल के सभी निवासियों को पटना नगर निगम की ओर से सूचित किया जा रहा है। सूचित, स में बड़ा उ को मात्रा, दंत स में बड़ा उ को मात्रा, च ह्रस्वीकार त, नगर निगम की ओर से सूचित किया जा रहा है के, क हर्षिकार के, पटना नगर निगम की ओर से सूचित किया जा रहा है कि आपकी कॉलोनियों को, कॉलोनियों क आकर का उसके ऊपर अर्धचंद्र, कॉलो लौ का लो, न हर्षी करनी, य कर वो अनुस्वार, आपकी कॉलोनियों को, क में आ की मात्रा अर्धचंद्र, लौ का लो, न हर्षी करनी यो, आपकी कॉलोनियों को पानी पहुंचाने वाली मुख्य पाइपलाइन पर, आपकी कॉलोनियों को पानी पहुंचाने वाली मुख्य पाइपलाइन पर, आपकी कॉलोनियों को पानी पहुंचाने वाली मुख्य पाइपलाइन पर कार्य चल रहा है। लिख रहे हैं सब लोग? हाँ, मुख्य पाइपलाइन पर, लाइन पर कार्य चल रहा है, पूर्ण विराम। जिस कारण दिनांक, जिस कारण पूर्ण विराम के बाद, जिस कारण दिनांक 25 नवंबर को सुबह, जिस कारण दिनांक 25 नवंबर को सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक जिस कारण दिनांक 25 नवंबर को सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक पानी की कटौती की जाएगी। 2 बजे तक पानी की कटौती की जाएगी, पूर्ण विराम। आप सभी से सहयोग का अनुरोध है, आप सभी से सहयोग का अनुरोध है, पूर्ण विराम। ठीक तुरंत नीचे आप अपना नाम लिखेंगे, कोई भी काल्पनिक नाम लिखेंगे या कुछ भी लिख देंगे, और उसके नीचे आपका पोस्ट क्या है, किसकी ओर से ये सूचना भेजा जा रहा है, बताइए। ये सूचना भेजने वाला व्यक्ति कौन है, उसका क्या पद है? सूचना जारी करने वाले का नाम लिखना है, उसके बाद पद की जगह पर क्या लिखेंगे, कौन लिखा है, बताओ कौन है पद लिखने वाला व्यक्ति? ये सूचना भेजने वाला व्यक्ति कौन है? क्या बात है, तुम लोग जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? ये सूचना किसके द्वारा जारी की जा रही है? नगर निगम के, हेलो, किसकी ओर से सूचना जारी की जा रही है? तो तुम लोग क्यों नहीं बोल रहे हो? तुम मुंह में दही जमा कर बैठे हो क्या तुम लोग?
सचिव, सेक्रेटरी की ओर से। तो अपना नाम ऊपर लिखिए, उसके बाद नीचे पोस्ट लिखना है, पद की जगह सचिव लिखना है, ठीक है। और नीचे सचिव पटना नगर निगम नीचे लिख देना है, पटना नगर निगम। ये इस तरह से सूचना आपकी हो गई, ओके। उसके बाद प्रश्न था, जो इस तरह से फुल फॉर्मेट को लिखे हैं उनको 3 में 3 में दे रही हूं। अगर किसी ने सूचना शब्द छोड़ दिया या सूचना के बाद जो शीर्षक है अगर किसी ने छोड़ दिया, ऊपर में संस्था का नाम लिखना अगर किसी ने छोड़ा है या दिनांक छोड़ा है, उसके बाद नीचे पद भी लिखना है, पद अगर किसी ने छोड़ा है तो मैं 2 मार्क्स दे रही हूँ, 1 नंबर में काट ले रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है, टोपी कक्षा में अध्यापक की किन बातों से अपमानित महसूस करता था, पाठ के आधार पर बताइए। चलिए इसका आंसर को कोई बताइए मुझे। टोपी कक्षा में अध्यापक की किन बातों से अपमानित महसूस करता था? टोपी शुक्ला पाठ का बताइए। टोपी किन बातों से अपना अपमान महसूस करता था? बताओ, जो समझ में आ रहा वही बोलो। बताओ, जल्दी बताओ। हाँ हाँ हाँ, उसके बाद टोपी के बारे में थोड़ा लिखोगे नहीं तुम लोग, कि टोपी एक ही कक्षा में क्यों रह गया था 2 बार? टोपी के बारे में थोड़ा लिखना पड़ेगा कि टोपी एक ही क्लास में 2 बार फेल हो चुका था, है ना। क्यों फेल हो चुका था? क्योंकि एक साल उसे क्या हुआ, टाइफाइड हो गया था। दूसरे साल घर में उसे जो भी परिवार के सदस्य थे उसे पढ़ने नहीं देते थे। जब भी वो बैठता था पढ़ाई करने तो कोई ना कोई काम, कभी उसकी दादी कभी उसकी माँ उसे कोई ना कोई काम के लिए बाहर बाजार भेज दिया करती थी, जिसके कारण उसकी पढ़ाई बाधित होती थी या पढ़ाई में बाधा पहुंचती थी। और एक साल उसे टाइफाइड हो गया। कुल मिलाकर टोपी पढ़ने में भी बेवकूफ नहीं था, लेकिन पढ़ाई के प्रति जो माहौल होना चाहिए, घरेलू माहौल, घर का माहौल, वो वातावरण उसे नहीं मिल पाता था, जिसके कारण वो एक ही कक्षा में 2 बार फेल हो चुका था। थोड़ी भूमिका आपको देनी पड़ेगी टोपी के बारे में। उसके साथ ही अगली कक्षा में जा चुके थे, क्लास के मास्टर भी उसे ताने मारते रहते थे। उनके तानों से टोपी बेहद ही अपमानित महसूस करता था। वे दूसरे कमजोर लड़कों का उदाहरण देते हुए समझाते थे कि क्या तुम्हें भी बलभद्र की तरह इसी क्लास में टिके रहना है। सभी बच्चे इस पर उसे देखते हुए हंस देते थे और वह शर्म से लाल हो जाता था। यदि वह किसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए हाथ उठाता तो अध्यापक उसे अनदेखा कर देते थे और निरुत्साहित करते हुए कहते थे कि तुम तो 3 बरस से इस किताब को पढ़ रहे हो, तुम्हें तो सारे जवाब याद हो गए होंगे। तुमसे अगले साल पूछ लूंगा, अभी इन्हें जवाब देने दो। क्यों? क्योंकि इन्हें मैट्रिक का एग्जाम देना है। अध्यापकों के इस उपहास से वह व्याकुल हो जाता था और हर समय अपमानित सा रहता था। समझ में आया तुम लोगों को? हाँ, ये पाठ के आधार पर इतना अगर आप लिखेंगे तो 3 मार्क्स आपको मिलने की संभावना है। अच्छा, कल मैंने आप लोगों को होमवर्क में भेजा था कि किसी भी पाठ का तात्पर्य है कि यानी शुरू से जो आपके चैप्टर हैं स्पर्श के, गद्य या पद्य, सिलेबस मैंने लिखवा ही दिया है। उसके अकॉर्डिंगली आपको प्रश्न पाठ में से पूछना है, या आपको लगता है कि इस प्रश्न को हम अच्छे से नहीं कर पाएंगे, इसको लिखाने की जरूरत है या समझाने की जरूरत है, तो क्या आप लोग कोई शुरू किए हैं किसी पाठ की शुरुआत? गद्य की किसी पाठ की शुरुआत? गद्य की सबसे पहला पाठ क्या है बताइए? बड़े भाई साहब। उसके बाद है ततारा वामीरो कथा। भी तो पोर्शन आप लोगों का बहुत कम कर दिया गया है, और क्लास 10th के स्टूडेंट होने के नाते आप लोगों का अभी नवंबर खत्म होने चला, 24 तारीख हो गया, एक बच गया दिसंबर। अब प्री बोर्ड की संभावना है, तो प्री बोर्ड के लिए आपकी रिवीजन पुनरावृत्ति भी उसी तरीके से होनी चाहिए। लेकिन बहुत कैजुअल आप सभी हैं,
आप लोगों को लग रहा है कि क्लास भी करना जरूरी नहीं है। हम लोग तो यूं ही हंसते खेलते, और सबसे बड़ी बदकिस्मती की बात है कि इस बार आप लोगों का बोर्ड एग्जाम है। नेक्स्ट ईयर से बोर्ड एग्जाम नहीं होगा। क्लास 9th जो अभी बच्चे हैं, तो वो अगर नेग्लिजेंसी बरतते हैं तो चलिए, वो भी क्षम्य नहीं है, लेकिन कम से कम आप लोग तो नेग्लिजेंसी मत बरतिए कि क्लास नहीं कर रहे हैं, बस मुश्किल से 10 12 15 बच्चे आ रहे हैं। व्हाट इज दिस? इतना आराम क्यों? पढ़ाई के प्रति इतनी उदासीनता क्यों? एनीवे, बड़े भाई साहब पाठ है, उसके बाद ततारा वामीरो कथा, नेक्स्ट तीसरा पाठ है अब कहां दूसरों के दुख से दुखी होने वाले और कारतूस। तो ये आपके 4 चैप्टर हैं गद्य के। पद्य के सबसे पहला है आपका साखी, उसके बाद पद, किसके पद? मीरा के पद। मनुष्यता, पर्वत प्रदेश में पावस और कर चले हम फिदा, ये आपके 5 पद्य हैं। उसके बाद संचयन, हरिहर काका, सपनों के से दिन और टोपी शुक्ला, तो ये आपके संचयन के हैं। अगर रिवीजन किया जाए तो एक एक चैप्टर को मुझे लगता है कम से कम 2 दिन 3 दिन की जरूरत पड़ेगी कम से कम रिवीजन के लिए, इतने सारे चैप्टर्स हैं। तो ये दिसंबर महीना तो हम लोग का रिवीजन में आराम से जाएगा। और सिर्फ चैप्टर्स ही नहीं है, इसमें ग्रामर भी है। ग्रामर की स्थिति आप लोग खुद समझ सकते हैं, कौन कितने पानी में है ना। वाक्य परिवर्तन अभी तक आप लोगों को समझ में आ रहा है, मुश्किल से हार्डली 10 बच्चे, 8 बच्चे, 7 बच्चे समझ रहे हैं, बाकी बच्चे अभी तक नहीं समझ पाए हैं वाक्य परिवर्तन और न समास। तो आप लोग समझ लीजिए कि कितनी कमी है आप लोगों में अभी। लेकिन पढ़ाई के प्रति कोताही इतनी ज्यादा हो रही है, इतनी ज्यादा हो रही है कि पता नहीं आप लोग क्या सोच रहे हैं। स्ट्रेंथ कम रहेगा तो आप लोग समझ लीजिए इसके बाद से मैं क्लास में एंटर नहीं करने दूंगी। ये सारा स्क्रीनशॉट मैं लेकर आज भेज रही हूं, जो आप लोग की स्थिति है ना। तो आप लोगों ने कोई रिवीजन के लिए अभी शुरू नहीं किया है, मुझे जहां तक पता है कि अभी किसी ने शुरुआत नहीं किया है। बड़े भाई साहब पाठ से शुरुआत आप लोग कीजिए, ठीक है। इस पाठ से शॉर्ट क्वेश्चन भी बहुत सारे बनेंगे, लेकिन हाँ, अति संक्षिप्त प्रश्न उत्तर आप लोग यदि बनाए हैं तो ठीक है, नहीं तो चैप्टर को कम से कम पढ़िए, उसके अंतर्गत ही। अब तो आपका हो सकता है कि गद्य के रूप में भी आपके प्रश्न जो आएंगे, गद्यांश अंदर से कोई भी स्टेंजा उठाकर, जैसे मैं बता रही हूं, पठित गद्यांश पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्न। ध्यान से सुनिए, पठित गद्यांश पर आधारित। पठित गद्यांश मतलब क्या होता है, इसका क्या अर्थ होता है? पठित गद्यांश मतलब बताओ, पठित गद्यांश का क्या अर्थ होता है? हाँ, बोलो ना, पठित गद्यांश का क्या अर्थ होता है? किसी को समझ में नहीं आ रहा है? यानी पढ़ा हुआ गद्यांश, यानी पाठ के अंदर का जो भी पाठ पढ़ाई हुई है उस पाठ का जो गद्यांश है वो पठित। और अपठित गद्यांश यानी जिस पाठ को कभी पढ़ा नहीं गया हो, वो गद्यांश जिसको पहले कभी न पढ़ा गया हो, वो अपठित होता है। और ये पठित का मतलब होता है पढ़ा हुआ। तो पठित गद्यांश पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्न, वह स्वभाव से, यहां पर है, दिए गए गद्यांशों को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दिए गए विकल्पों में से चुनकर लिखें। वह स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे, हरदम किताब खोले बैठे रहते और शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी पर, किताब के हाशियों पर चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करते थे। कभी कभी एक ही नाम या शब्द या वाक्य 10-20 बार लिख डालते। कभी एक शेर को बार बार सुंदर अक्षरों में नकल करते। कभी ऐसे शब्द रचना करते जिसमें कोई न कोई अर्थ होता, न कोई सामंजस्य। मसलन एक बार उनकी कॉपी पर मैंने यह इबारत देखी, स्पेशल, अमीना, भाइयों भाइयों, दरअसल, भाई भाई, राधे श्याम, श्रीयुत राधे श्याम, 1 घंटे तक। इसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ था। मैंने बहुत चेष्टा की
कि इस पहेली का अर्थ निकालूं, लेकिन असफल रहा और उनसे पूछने का साहस न हुआ। वह 9वीं जमात में थे, मैं 5वीं में। अब यहाँ पर दिया है, इसमें से प्रश्न और ऑप्शन भी दिया हुआ है। आप ध्यान से प्रश्न को सुनिए और बताइए। कौन हरदम किताब खोले बैठे रहता था? बिना ऑप्शन सुने ही बताइए आंसर। अब ऑप्शन मैं बता रही हूं। पहला ऑप्शन है लेखक, दूसरा ऑप्शन है लेखक के बड़े भाई साहब, तीसरा ऑप्शन है लेखक तथा उसके बड़े भाई साहब, चौथा इनमें कोई नहीं। अब बताइए ऑप्शन। हाँ, लेखक के बड़े भाई साहब। ये 4 ऑप्शन दिया है, चारों में ये सही आंसर है। नेक्स्ट, ख नंबर। बड़े भाई साहब दिमाग को आराम देने के लिए क्या करते थे? इसका आंसर बताइए, क्या हो सकता है? अब मैं ऑप्शन पढ़ रही हूं। पहला है, कॉपी तथा किताब के हाशियों पर चिड़ियों, कुत्ते, बिल्लियों की तस्वीरें बनाते। दूसरा, एक ही नाम या शब्द या वाक्य को कई बार सुंदर अक्षरों में लिख जाते। तीसरा, ऐसी शब्द रचना करते जिसका ना कोई अर्थ होता, ना कोई सामंजस्य। चौथा, उपर्युक्त सभी। चलिए, क्या होगा? गुड। यानी ये जो तीनों कारण जो उपर्युक्त दिया हुआ है ऊपर में, ये सभी कारण सही है। यानी बड़े भाई साहब दिमाग को आराम देने के लिए यही कार्य किया करते थे। अब मान लीजिए अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आता है 1 नंबर के लिए, तो ये सभी आंसर यही तीनों कारण लिखना उचित होगा। नेक्स्ट, ग नंबर। लेखक ने किस पहेली का अर्थ निकालने की कोशिश की? पहला ऑप्शन, लेखक के बड़े भाई द्वारा दी गई पहेली का। दूसरा, बड़े भाई साहब द्वारा कॉपी पर लिखे गए लेख रूपी पहेली का। तीसरा, बड़े भाई साहब द्वारा कॉपी पर बनाए गए आदमी के चेहरे रूपी पहेली का। चौथा, 2 और 3 दोनों। कौन ऑप्शन सही होगा बताइए? बड़े भाई साहब द्वारा कॉपी पर लिखे गए लेख रूपी पहेली का, या बड़े भाई साहब द्वारा कॉपी पर बनाए गए आदमी के चेहरे रूपी पहेली का, या लेखक के बड़े भाई द्वारा दी गई पहेली का? ये 3 ऑप्शन है और चौथा ऑप्शन है दूसरा और तीसरा दोनों। हाँ, यानी बड़े भाई साहब द्वारा कॉपी पर लिखे गए लेख रूपी पहेली का, वो क्या लिख रहे थे, और तीसरा है बड़े भाई साहब द्वारा कॉपी पर बनाए गए आदमी के चेहरे का, है ना। लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं निकलता था। आदमी के चेहरे पे नहीं, इसका हाँ, चौथा ऑप्शन दूसरा और तीसरा यही होगा। घ नंबर क्वेश्चन। लेखक को बड़े भाई साहब से क्या पूछने का साहस न हुआ? प्रश्न है, लेखक को बड़े भाई साहब से क्या पूछने का साहस न हुआ? पहला ऑप्शन, बड़े भाई साहब से उनकी इबारत का अर्थ पूछने का। इबारत मतलब बताओ? इबारत शब्दार्थ नहीं याद किए हो सब लोग? हाँ, इबारत यानी लेख। बड़े भाई साहब पर कॉपी पर बने आदमी के चेहरे की पहेली का हल पूछने का। बड़े भाई साहब से पढ़ाई के बीच में दिमाग को आराम देने की आवश्यकता का कारण जानने का। और चौथा ऑप्शन है 1 तथा 2 दोनों। कौन सा सही होगा? लेखक को बड़े भाई साहब से क्या पूछने का साहस नहीं हुआ? उनकी इबारत का अर्थ पूछने का, और फिर कॉपी पर बने आदमी के चेहरे की पहेली का हल पूछने का, या बड़े भाई साहब से पढ़ाई के बीच में दिमाग को आराम देने की आवश्यकता का कारण जानने का, या पहला और दूसरा दोनों? पहला और दूसरा। पहला है कि बड़े भाई साहब से उनकी इबारत का अर्थ पूछने का, और दूसरा भाई साहब की कॉपी पर बने आदमी के चेहरे की पहेली का हल पूछने का। अच्छा, नेक्स्ट है, लेखक और उसके बड़े भाई साहब में कितनी जमात का अंतर था? लेखक और उसके बड़े भाई साहब में कितनी जमात का अंतर था? जमात यानी कक्षा। 4, 5, 6, 3।
राइट आंसर कौन सा? 4। नेक्स्ट, इसी तरह से परीक्षा में इस बार आप लोगों के शायद प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आ रही बात समझ में? नेक्स्ट, इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते रहोगे और एक हर्फ न आएगा। ये आपके सभी पठित गद्यांश के अंदर से आएंगे, पाठ के अंतर्गत से। अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है कि जो चाहे पढ़ लें, नहीं ऐरा गैरा नत्थु खैरा सभी अंग्रेजी के विद्वान हो जाते। यहाँ दिन रात आंखें फोड़नी पड़ती है और खून जलाना पड़ता है, तब कहीं यह विद्या आती है। और आती क्या है? हाँ कहने को आ जाती है। बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख सकते, बोलना तो दूर रहा। और मैं कहता हूँ, तुम कितने घोंघा हो कि मुझे देखकर भी सबक नहीं लेते। मैं कितनी मेहनत करता हूँ यह तुम अपनी आंखों से देखते हो। अगर नहीं देखते तो यह तुम्हारी आंखों का कसूर है, तुम्हारी बुद्धि का कसूर है। इतने मेले तमाशे होते हैं, मुझे तुमने कभी देखने जाते देखा है? रोज ही क्रिकेट और हॉकी मैच होते हैं, मैं पास नहीं फटकता। अब प्रश्न है क, ऐरा गैरा नथु खैरा अंग्रेजी के विद्वान क्यों नहीं हो जाते? प्रश्न ध्यान से सुनिए। ऐरा गैरा नथु खैरा अंग्रेजी के विद्वान क्यों नहीं हो जाते? पहला ऑप्शन, अंग्रेजी पढ़ना कठिन होने के कारण। दूसरा, उनमें इच्छा शक्ति नहीं होने के कारण। तीसरा, योग्य शिक्षक नहीं मिलने के कारण। चौथा, अच्छी पुस्तकों के अभाव में। सही आंसर क्या होगा? अंग्रेजी पढ़ना कठिन होने के कारण। हाँ, अंग्रेजी पढ़ना जो है वो बहुत कठिन है, जिसके कारण हर कोई ऐरा गैरा नथु खैरा अंग्रेजी का विद्वान नहीं हो जाता। नेक्स्ट, कौन सी विद्या सीखने के लिए रात दिन आंखें फोड़नी पड़ती हैं तथा खून जलाना पड़ता है? ऑप्शन, काली विद्या, जादू की विद्या, अंग्रेजी की विद्या, उपर्युक्त सभी। अंग्रेजी की विद्या, यस, दिस इज द राइट आंसर। कौन शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख सकते? बोलना तो दूर की बात है। कौन शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख सकते? बोलना तो दूर की बात है। छोटा भाई, बड़ा भाई, बड़े बड़े विद्वान, इनमें से कोई नहीं। बताइए। हाँ, गुड, बड़े बड़े विद्वान। नेक्स्ट, बड़े भाई साहब के अनुसार क्या नहीं देखना छोटे भाई की आंखों और बुद्धि का कसूर है? बड़े भाई साहब के अनुसार क्या नहीं देखना छोटे भाई की आंखों और बुद्धि का कसूर है? पहला, मेले तमाशे, फिल्म, विभिन्न खेलों के मैच, बड़े भाई साहब की पढ़ाई की मेहनत। कौन सा सही आंसर होगा? मेले तमाशे, फिल्म, विभिन्न खेलों के मैच या बड़े भाई साहब की पढ़ाई की मेहनत? बड़े भाई साहब के अनुसार क्या नहीं देखना छोटे भाई की आंखों और बुद्धि का कसूर है? हाँ, बड़े भाई साहब की पढ़ाई का मेहनत। यानी मैं इतना मेहनत करता हूं, ये तुम नहीं देखते हो। हाँ, तुम कितने घोंगा हो कि मुझे देखकर भी सबक नहीं लेते। यानी मैं दिन रात कितनी आंखें फोड़ता हूं, मेहनत करता हूं। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, बड़े भाई साहब क्रिकेट और हॉकी मैचों के पास भी नहीं फटकते, क्यों? ऑप्शन, मैच रोचक न होने के कारण। दूसरा, खेलों में रुचि नहीं होने के कारण। तीसरा, बराबर पढ़ाई में लगे रहने के कारण। और चौथा, स्टेडियम दूर होने के कारण। कौन सा कारण सही होगा? मैच रोचक न होने के कारण, या खेलों में रुचि नहीं होने के कारण, या बराबर पढ़ाई में लगे रहने के कारण, या स्टेडियम दूर होने के कारण? बताओ। बड़े भाई साहब क्रिकेट और हॉकी मैच के पास भी क्यों नहीं फटकते थे? कौन सा कारण इसका सही होगा? बोलो। हाँ, आकाश। अच्छा, अच्छा, बड़े भाई साहब क्रिकेट और हॉकी मैचों के पास भी नहीं फटकते थे, क्यों? पहला है मैच रोचक न होने के कारण। दूसरा, खेलों में रुचि नहीं होने के कारण।